नमस्ते। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू पर बात करेंगे। ये है वॉशिंग मशीन थ्योरी। आखिर यह है क्या और क्यों इस पर इतनी बहस होती है? चलिए समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। मान लीजिए कोई नेता है जिस पर जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, और फिर वो अचानक से सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो उसके खिलाफ चल रहे केस का क्या होता है? क्या वो सारे दाग सच में धुल जाते हैं? आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बस इसी घटना को या कह लीजिए इसी आरोप को राजनीतिक गलियारों में वॉशिंग मशीन थ्योरी का नाम दिया गया है। मतलब आरोप ये है कि जैसे कोई दागदार नेता सत्ताधारी पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाता है, वो एकदम साफ सुथरा होकर बाहर निकलता है। केंद्रीय जांच एजेंसियां उसके खिलाफ चल रही जांच को मानो ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। तो चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है, जिसमें कुछ वाकई चौंकाने वाले पैटर्न सामने आए हैं। तो सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में क्या मिला? उन्होंने पाया कि 2014 के बाद 25 बड़े विपक्षी नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो गए, और उनमें से 23 नेताओं के मामले या तो रुक गए, या एकदम सुस्त पड़ गए, या फिर बंद ही कर दिए गए। 25 में से 23, ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस कुछ इकलौते मामले हैं, या फिर ये किसी बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है? चलिए इसका जवाब भी आंकड़ों में ही ढूंढते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। 2014 के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने जितने भी बड़े नेताओं पर एक्शन लिया, उनमें से 95%, जी हाँ 95% विपक्षी दलों के थे। और ये जो बार चार्ट है, ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, यूपीए के दौर में करीब 60% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे, लेकिन एनडीए के दौर में ये आंकड़ा उछलकर सीधे 95% पर पहुंच गया। मतलब जांच का जो फोकस था, उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आंकड़े कुछ और भी बताते हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो सालाना कार्रवाई होती थी, उसमें 340% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जरा सोचिए, 2014 के बाद 570 राजनीतिक विरोधियों पर जांच हुई, और वहीं सत्ताधारी दल या उसके सहयोगियों से जुड़े सिर्फ 39 लोगों पर। ये जो फर्क है, ये काफी बड़ा है। देखिए, आंकड़े तो अपनी कहानी बता ही रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर तब और साफ हो जाती है जब हम कुछ ठोस मामलों को देखते हैं। तो चलिए कुछ चर्चित केस स्टडीज पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजीत पवार की। 2019 में उन पर हजारों करोड़ के सिंचाई घोटाले में एफआईआर हुई, जांच चल रही थी। फिर जुलाई 2023 में वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए, और इसके कुछ ही महीने बाद मार्च 2024 में एजेंसी ने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। वजह? कोई सबूत ही नहीं मिला। टाइमिंग काफी दिलचस्प है ना? अब एक और केस देखते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का। 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा, उनसे पूछताछ भी हुई। फिर 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद से आज तक, मतलब 11 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। केस तकनीकी तौर पर तो खुला है, पर जांच में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसी को कहते हैं केस का कोल्ड स्टोरेज में चले जाना। और तीसरा उदाहरण है शुवेंदु अधिकारी का। ये देरी की रणनीति का एक क्लासिक केस माना जाता है। देखिए, 2019 में सीबीआई ने उन पर केस चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत मांगी। 2020 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए। आज 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो इजाजत अब भी स्पीकर के पास पेंडिंग है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी केस में जो दूसरे आरोपी थे, जो पार्टी में शामिल नहीं हुए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन तीनों केस स्टडीज को देखकर एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच को पटरी से उतारने या रोकने के लिए मोटे तौर पर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये 3 तरीके कौन से हैं? पहला है क्लीन चिट, मतलब केस ही बंद कर दिया, जैसा हमने अजित पवार के मामले में देखा। दूसरा है कोल्ड स्टोरेज, केस कागजों में तो खुला है, लेकिन असल में कोई जांच नहीं हो रही, जैसा हेमंत बिस्वा शर्मा के केस में हुआ। और तीसरा तरीका है देरी की रणनीति, यानी प्रक्रियात्मक दांव-पेच का इस्तेमाल करके केस को सालों साल लटकाए रखना, जैसा शुवेंदु अधिकारी के मामले में हो रहा है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है?
जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक निष्पक्ष पड़ताल के लिए ये जानना भी जरूरी है कि सरकारी एजेंसियां और दूसरे पक्ष का इस पर क्या कहना है। तो सीबीआई का आधिकारिक पक्ष क्या है? उनका कहना है कि हमारी सारी जांच सबूतों के आधार पर होती है। जब सबूत मिलते हैं तभी एक्शन लिया जाता है। हाँ, केस खुले रहते हैं और कभी-कभी अलग-अलग वजह से कार्रवाई में देरी हो जाती है। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का क्या कहना है? वो कहते हैं कि देखिए, हमारे मामले दूसरी एजेंसियों की एफआईआर पर टिके होते हैं। अगर प्राइमरी एजेंसी ही अपना केस बंद कर दे तो हमारे लिए जांच को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस पूरी तस्वीर को और भी कई चीजें जटिल बनाती हैं। जैसे ये एक सच्चाई है कि हमारे कानूनी सिस्टम में वैसे भी बहुत देरी होती है। फिर ईडी की जो सजा दिलाने की दर है वो 1% से भी कम है। ये इस तरफ भी इशारा कर सकता है कि शायद कई मामलों में सबूत ही कमजोर होते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो पार्टी बदलने के बावजूद जांच के घेरे में बने रहे। तो ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है या फिर हमारे सिस्टम की बनावट में ही कोई बुनियादी खामी है? चलिए, इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? देखिए, रिपोर्ट का मानना है कि किसी एक केस में ये साबित करना कि जानबूझकर हेरफेर हुआ है, ये लगभग नामुमकिन है। असली समस्या शायद सिस्टम की बनावट में ही छुपी है। इस रिपोर्ट में सिस्टम की 4 बड़ी कमजोरियों की तरफ इशारा किया गया है। पहली, कि हमारी जांच एजेंसियां सरकार के अधीन काम करती हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। दूसरी, केस क्यों बंद किए जाते हैं या क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, इसके फैसले पारदर्शी नहीं होते। तीसरी, हमारा सिस्टम सजा दिलाने से ज्यादा गिरफ्तारी का दबाव बनाने पर जोर देता है। और चौथी, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी की राज्य की एजेंसी पर निर्भरता, जो पूरी जांच प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। और इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, और ये इस पूरी रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात है, कि हमारा सिस्टम ही कुछ इस तरह से बना हुआ है कि इसका जो नतीजा निकलता है वो राजनीतिक भेदभाव जैसा ही दिखता है। अब इसके पीछे किसी की मंशा हो या ना हो, ये साबित करना मुश्किल है, लेकिन जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन जैसा ही है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जिस पर सोचना जरूरी है। जब कोई सिस्टम बार बार लगातार एक ही तरह का पक्षपाती नतीजा दे रहा हो, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ऐसा करने की किसी की नीयत थी या नहीं?